डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर हो गया है। तो अब बात आती है आरएनए की। आरएनए की जो आरएनए के अंदर जो राइबोज शुगर होती है, राइबोज शुगर के सेकेंड पोजीशन पर एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, जो कि डीएनए की पेंटोज शुगर जो डीऑक्सीराइबोज है वहाँ पर नहीं होता। तो यहाँ पर एक डिफरेंस है कि एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट एट द सेकेंड पोजीशन ऑफ राइबोज शुगर, ठीक है। और दूसरा जो डिफरेंस है आरएनए और डीएनए में, डीएनए के अंदर हमने पढ़ा था थाइमिन होता है, और आरएनए में क्या होता है, थाइमिन की जगह पर यूरेसिल होता है। बाकी 3 बेस जो हमने पढ़े हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, वो डीएनए और आरएनए में सेम होते हैं। सिर्फ एक बेस होता है जैसे यूरेसिल आरएनए में और थाइमिन डीएनए में, जो डिफरेंट होते हैं। तो डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर हमने कर लिया। अभी हम डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। उसकी स्टडी कैसे हुई, उससे पहले की जो डिस्कवरीज हैं वो देख लेते हैं। तो डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस होता है जो पाया जाता है न्यूक्लियस में। इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था इन 1869 में फ्रेडरिक मिशेल ने, जिसने इसका नाम दिया न्यूक्लियन। इन साइंटिस्ट ने सबसे पहले डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर देखा था और उन्होंने इसे नाम दिया न्यूक्लियन। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट 1953 के अंदर 2 साइंटिस्ट आए, वॉटसन एंड क्रिक, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। इन्होंने स्ट्रक्चर दिया था डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। इट इज़ द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। और ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर था, डीएनए जो मॉडल था, ये 2 इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बेस्ड था। एक तो एरविन चार्गफ रूल ऑफ बेस पेयरिंग, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में, एंड एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ डीएनए। इन दोनों इन्वेस्टिगेशन को डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे। इन दोनों के बेसिस पर ही ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर प्रपोज्ड किया गया था, और इसी स्ट्रक्चर की वजह से जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक को 1962 में नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। तो वही 2 चीज़ें यहाँ डिटेल में पढ़ रहे हैं हम। सबसे पहले चार्गफ रूल। चार्गफ रूल जो थे, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स आर ऑलवेज इन इक्वल अमाउंट। जो प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स है, दे आर ऑलवेज इन इक्वल अमाउंट, लाइक A+G, एडेनिन गुआनिन यहाँ पर प्यूरिन है, दे आर इक्वल टू द पिरिमिडीन, थाइमिन प्लस साइटोसिन। सेकेंड जो रूल था यहाँ अमाउंट से रिगार्डिंग है। जो अमाउंट ऑफ एडेनिन है, इट इज इक्वल टू द थाइमिन, एंड गुआनिन इज इक्वल टू द साइटोसिन। ये जो साइन है ये बॉन्ड नहीं है, ये इक्वल के साइन है। यहाँ अमाउंट की बात की हुई है। फिर इसके बाद आता है जो बेस रेशो होता है, जो नाइट्रोजनस बेस रेशो, जैसे A+T एंड G+C, जो रेशो होता है वो कांस्टेंट होता है फॉर अ स्पीसीज। एक स्पीसीज के लिए रेशो कांस्टेंट होता है, तो इट मे वेरी फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर। जैसे ह्यूमन स्पीसीज है उसका रेशो अलग है, और दूसरी स्पीसीज है उसका ये रेशो अलग आएगा। तो ये जो रेशो है ये हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई द स्पीसीज। तो ये तो है चार्गफ रूल, जिसके बेस पर वॉटसन एंड क्रिक ने अपना डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर प्रपोज्ड किया था। इसके बाद हमारे पास दूसरा इन्वेस्टिगेशन जिसके बेस्ड पर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाया गया, एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ डीएनए। ये दिया था 1953 में मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन ने। इन साइंटिस्ट ने अपने टेक्निक जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी बोलते हैं, जिसके अंदर 3D स्ट्रक्चर किसी भी लार्ज मॉलिक्यूल का डिटरमाइन किया जाता है, उसकी हेल्प से इन्होंने वो पैटर्न ऑब्टेन किया था। द पैटर्न ऑब्टेन आफ्टर द डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे थ्रू अ क्रिस्टल। एक्सरे थ्रू अ क्रिस्टल मीन्स एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी से इन्होंने पैटर्न को ऑब्टेन किया था। तो उस पैटर्न से भी उन्हें वॉटसन एंड क्रिक को कुछ आइडिया मिला था, एंड कुछ चार्गफ रूल्स थे जिस वजह से उन्होंने अपना डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए बनाया था। तो अभी हम डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स पढ़ेंगे। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर के बना हुआ होता है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जिसमें एक चेन की पोलैरिटी 5' to 3' एंड एक की 3' to 5'। तो इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या है इस स्ट्रक्चर के, मॉडल के? इट इज़ मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाई है यहाँ पर, जिसमें जो ये बैकबोन है, ये जो डार्क स्ट्रक्चर मैंने बनाया है,
ये बैकबोन है डीएनए की, जो शुगर एंड फॉस्फेट से बनी हुई है। अभी मैंने केमिकल स्ट्रक्चर में भी आपको ये बात बताई थी। जो यहाँ पर हम शुगर बनाते हैं, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होता है। एंड बेसिस अटैच दी टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और जो बेसिस होते हैं, ये बेसिस प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे इस तरह से, ए डबल बॉन्ड टी, इस तरह से। अगर यहाँ पर हमने लिखा है जी ट्रिपल बॉन्ड सी, तो इस तरह से ये बहुत सारे यहाँ पर नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं। तो शुगर एंड फॉस्फेट तो बैकबोन बनाते हैं, और जो बीच में ये नाइट्रोजिनस बेसिस हैं, ये क्या करते हैं, ये दो न्यूक्लियोटाइड चेन को अटैच करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है द टू चेन हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। एंटी पैरेलल पोलैरिटी मतलब एक स्ट्रैंड जो है डीएनए का, एक चेन की पोलैरिटी 5' to 3' है, एंड सेकेंड चेन की पोलैरिटी 3' to 5' है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, ए हमेशा टी के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, एडिनिन यानी कि जो प्यूरिन है वो हमेशा पिरिमिडिन यानी कि थायमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। और कैसा बॉन्ड बनाएगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरह से जो जी है प्यूरिन, वो साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर ये साइन इक्वल का नहीं है, बॉन्ड है ये। तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ बताई दी है, ए हमेशा टी के साथ बॉन्ड बना रहा है और जी हमेशा सी के साथ बना रहा है। इसके बाद टू चेन्स आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन। ये जो दो चेन बनी हुई है, ये दो चेन इस तरह से राइट हैंडेड मैनर से ऐसे स्पाइरल होती है, कॉइल्ड होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो मैं यहाँ डायग्राम से आपको बता रही हूँ। ये दो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन के बीच में जो डिस्टेंस है, इट इज़ कॉन्स्टेंट एंड इट इज़ 2 नैनोमीटर, और एंगस्ट्रॉन में इसकी वैल्यू है 20। इसी तरह से दो नाइट्रोजिनस बेसिस के बीच में जो डिस्टेंस होता है, पहले भी बताया था मैंने आपको, 0.34 नैनोमीटर होता है। ठीक है, और एंगस्ट्रॉन वैल्यू जो इसकी होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। ठीक है, और पिच जिसको हम बोलते हैं, ये पिच ऑफ डीएनए है, इसकी वैल्यू है 3.4 नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉन में 34 एंगस्ट्रॉन। तो ये वैल्यूज़ भी आपको इम्पॉर्टेंट फीचर्स के अंदर मेंशन करनी है। जो स्ट्रक्चर है डीएनए का, इट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, और ये बहुत ही स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो नाइट्रोजिनस बेसिस है, ये एक के ऊपर एक इस तरह से अरेंज है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, जो इसकी स्टेबिलिटी को बताते हैं। स्टेबिलिटी क्यों है इसमें? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड नाइट्रोजिनस बेसिस प्रेजेंट वन ओवर द अदर। डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बहुत जल्दी ही पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गया था, और बहुत ही जल्दी फिर जो हमारे दूसरे साइंटिस्ट थे, वो एक तो थे जेम्स वॉटसन, जो दूसरे थे फ्रांसिस क्रिक। तो उनमें से जो फ्रांसिस क्रिक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेंट्रल डोगमा प्रपोज्ड किया। सेंट्रल डोगमा क्या होता है? जो बताता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो करती है। इन्होंने बताया था कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो फ्लो करती है वो डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन। कैसे? पहले जो डीएनए होता है ये रेप्लिकेट करता है, इस तरह से डीएनए से डीएनए बनता है, एंड देन डीएनए फिर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस करता है। ट्रांसक्रिप्शन मैंने थोड़ा बताया था आपको, अभी हम इनकी डिटेल भी करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आरएनए का बनना, और आरएनए से फिर इंफॉर्मेशन फ्लो होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन होता है आरएनए से प्रोटीन का बनना। तो ये हमारा सेंट्रल डोगमा, जिसके बारे में फ्रांसिस क्रिक साइंटिस्ट ने बताया था जस्ट आफ्टर द प्रपोजल ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। तो इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो फ्लो कर रही है डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन। वायरसेस के अंदर ये जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होती है ये रिवर्स डायरेक्शन में होती है। जैसे हमारे में जो होता है वो होता है डीएनए टू आरएनए, बट जो वायरसेस है जैसे एचआईवी या रेट्रोवायरसेस जो है उनके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, तो आरएनए से डीएनए बनता है, तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इन्फॉर्मेशन जो होती है रिवर्स डायरेक्शन में
फ्लो करती है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, इट इज़ द पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अब जो डीएनए है वो हमारे सेल के न्यूक्लियस में कैसे अरेंज होता है, कैसे पैक्ड होता है। तो हमें पता है जो हमारे डीएनए का साइज़ होता है वो होता है 2.2 मीटर। और अगर हम बात करें अपने सेल के न्यूक्लियस की, तो सेल के न्यूक्लियस का साइज़ होता है 10⁻⁻6 मीटर। अब आप देख सकते हैं न्यूक्लियस का साइज़ इतना छोटा है और डीएनए काफ़ी बड़ा है साइज़ में। तो ये इतना बड़ा डीएनए न्यूक्लियस के अंदर कैसे पैक्ड होगा, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए कर रहे हैं इन प्रोकैरियोट्स, पहले सिंपल ऑर्गेनिज्म में एंड देन फिर हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में पढ़ेंगे। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए प्रोकैरियोट्स में कैसे होती है, हमें पता है प्रोकैरियोट्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है इट इज़ एब्सेंट, और हम ये कह सकते हैं न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है एंड न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड, मीन्स अंदर का मटेरियल है न्यूक्लियस के अंदर का, बट वो कवर्ड नहीं है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो इस तरह से जो न्यूक्लियस होगा उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ये न्यूक्लियोइड, जैसे अभी मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँ ई कोलाई बैक्टीरिया का, ये मैं यहाँ ई कोलाई बैक्टीरिया बना रही हूँ। इसमें जो डीएनए होता है, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड। क्यों होता है नेगेटिव चार्ज? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। ये डीएनए पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन के साथ अटैच होता है इसके अंदर, किस तरह से, और एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। ये बीच में हमारा यहाँ पर ई कोलाई का न्यूक्लियोइड रीजन है, यहाँ पर ये डीएनए इस तरह से लूप लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, किसके साथ मिलकर के? प्रोटीन के साथ मिलकर के, और ये एक तरह से यहाँ पर पैक्ड हो जाएगा। ये पूरे साइटोप्लाज्म में नहीं है, सिर्फ एक न्यूक्लियोइड रीजन के अंदर ही ये प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट्स में पैकेजिंग ऑफ डीएनए कैसे होता है, तो यूकैरियोट्स में हमें पता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है जिसका साइज 10⁻6 मीटर होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं हिस्टोन्स, और हमारा डीएनए क्या होता है, नेगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। तो जो हिस्टोन यहाँ पर प्रोटीन बताए गए हैं, ये प्रोटीन बने होते हैं बेसिक नेचर के अमीनो एसिड से। तो जैसे यहाँ पर अमीनो एसिड बताया है लाइसिन एंड आर्जिनिन, ये जो अमीनो एसिड्स हैं इनके रेजिड्यू से, इनका जो पॉजिटिव चार्ज होता है उनकी साइड चेन पर होता है, पॉजिटिव चार्ज ऑन देयर साइड चेन। तो पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड्स से बना है हमारा हिस्टोन। तो हिस्टोन जो है पॉजिटिव चार्ज है, डीएनए नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों ही एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं और क्या बना देते हैं, न्यूक्लियोसोम बना देते हैं। ठीक है, और जो हिस्टोन है, हिस्टोन प्रोटीन्स हमारे पास 5 तरीके का है, 5 टाइप्स का, H1, H2A, H2B, H3, H4। H1 को छोड़ करके बाकी 4 हिस्टोन्स पेयर्स में होते हैं। ये अरेंज होते हैं इस तरह से, ये प्रोटीन्स यानी हिस्टोन जो है ये H2A, H2B, H3, H4, ठीक है। H1 यहाँ पर इंक्लूड नहीं है। और पेयर में कैसे, इसी के पीछे H2A होगा, इसके पीछे H2B, और यहाँ पर H3, इसके पीछे H4 के पीछे एक और प्रोटीन H4 होगा हिस्टोन। तो ये हो गया, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ बनेगा इसको हम बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर, या फिर हम इसको बोलते हैं न्यू बॉडी, NU, न्यू बॉडी बोलते हैं। अब बचा हमारे पास H1 प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। ये H1 क्या होता है, ये लिंकर डीएनए के साथ अटैच होता है। लिंकर डीएनए मैं अभी आपको आगे बता रही हूँ। ये मैंने हिस्टोन ऑक्टामर बनाया है, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया। 4 जो होते हैं हिस्टोन के मॉलिक्यूल्स पेयर में होते हैं, H2A, H2B ये पेयर में है, H3, H4 ये भी पेयर में है। ये बना देते हैं हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है, हिस्टोन ऑक्टामर। अब जो डीएनए है इस हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर कैसे अरेंज होता है, इट रैप अराउंड द, आप इस तरह से बना सकते हो, ये इस तरह से जो डीएनए होता है इसके चारों तरफ इस तरह से रैप होता है।
ये पूरा डीएनए नहीं है, 2.2 मीटर डीएनए रैप नहीं हुआ है, सिर्फ 200 बेस पेयर जितना डीएनए ही रैप हुआ है। हमारे डीएनए के अंदर 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, उसमें से सिर्फ 200 बेस पेयर जितना ही डीएनए एक हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर रैप हुआ है, ठीक है, कॉइल हुआ है। तो अभी हमारे पास बहुत सारा डीएनए बचा हुआ है पैक होने के लिए, तो उसके लिए हमें बहुत सारे हिस्टोन ऑक्टामर्स चाहिएंगे। तो यहाँ पर बात हो रही है एक हिस्टोन ऑक्टामर के अलावा H1 भी होता है हिस्टोन, मैंने आपको बताया था। तो ये हिस्टोन 1 H1 बोलते हैं इसको, इसका पेयर नहीं होता, ये एक ही होता है। तो ये जो डीएनए है इसका एक छोटा सा सेगमेंट जिसको हम बोलते हैं लिंकर डीएनए, यहीं से रैप होते हुए ये डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट जिसको हम बोल रहे हैं लिंकर डीएनए, ये इस लिंकर डीएनए के साथ अटैच होता है H1 हिस्टोन प्रोटीन। अब ये लिंकर डीएनए जो है अब इसी तरह से दूसरे हिस्टोन ऑक्टामर के साथ, इस तरह से दूसरे हिस्टोन ऑक्टामर के साथ रैप हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से अगेन इसके अंदर भी डीएनए के 200 बेस पेयर्स ही आएंगे। तो अभी भी हमारे पास बहुत सारे बेस पेयर बाकी है। तो इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स, क्योंकि ये क्या बन गया, हिस्टोन ऑक्टामर प्लस डीएनए क्या बन गया, ये पूरा एक स्ट्रक्चर कहलाएगा हमारा न्यूक्लियोसोम। इट इज द न्यूक्लियोसोम, ठीक है। तो यहाँ मैंने बता रखा है डीएनए विल रैप अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर to form the nucleosome and it is also called new body. Nucleosome contain 200 base pair of DNA helix. ये न्यूक्लियोसोम है, इस न्यूक्लियोसोम पे जो डीएनए है इसके अंदर कितने बेस पेयर है, 200 बेस पेयर। और 200 बेस पेयर्स में कितनी टर्न आई डीएनए की, इस तरह से, क्योंकि वो कॉइल्ड होता है डीएनए, तो 20 टर्न्स ऑफ डीएनए, 20 यानी कि डीएनए 20 बार ऐसे टर्न हुआ है। एक टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं, तो इसका मतलब 20 टर्न में कितने हो गए, 200 बेस पेयर, ठीक है। देन इसके बाद न्यूक्लियोसोम फॉर्म द रिपीटेड यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियोसोम इस तरह से बहुत सारे, मैं बता रही हूँ, मिलियंस में न्यूक्लियोसोम्स प्रेजेंट होते हैं 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर को रैप करने के लिए, इतने बड़े डीएनए को रैप करने के लिए। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा वो स्ट्रक्चर कहलाया जाएगा क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन वर्ड आपने सुना हुआ है, न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। अगर मैं इसी को शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा, क्रोमेटिन जो होता है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से आप देखोगे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर मैं ऐसे अगर बना दूँ ये छोटे छोटे पूरे क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पे, तो ये जो चीज़ें मैंने बनाई है यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, न्यूक्लियोसोम्स को। और ये बीच में ये क्या है, डीएनए। ये डीएनए इतने सारे न्यूक्लियोसोम के ऊपर रैप हो रखा है और इसने क्या बना दिया, पूरा का पूरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमेटिन। ये न्यूक्लियोसोम कैसे दिखाई दे रहे हैं इस क्रोमेटिन पे, इसको हम बोलते हैं लाइक दे अपीयर लाइक बीड्स ऑन स्ट्रिंग। जैसे एक धागे पे छोटे छोटे ऐसे मोती लगे हुए हैं छोटे छोटे, तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये क्रोमेटिन फाइबर्स फिर आगे जब सेल डिवीज़न होती है उस दौरान ये कंडेंस्ड हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर। तो 2.2 मीटर डीएनए को रैप करने के लिए कितने न्यूक्लियोसोम्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको हम निकालेंगे यहाँ पर। एक न्यूक्लियोसोम में हमें पता है कितने बेस पेयर होते हैं, 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए। एंड टोटल बेस पेयर कितने हैं हमारे पास डीएनए में, 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स। अब नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स अगर हमें निकालने हैं, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल नंबर को हम डिवाइड कर देंगे
एक न्यूक्लियोसोम के अंदर प्रेजेंट बेस पेयर से। तो जो हम अभी निकलेगा अप्रॉक्सीमेट 30 मिलियन न्यूक्लियोसोम्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी 2.2 मीटर डीएनए को रैप करने के लिए। तो जो बीड्स इस तरह से बनाई थी, जो क्रोमेटिन होता है इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसके ऊपर इस तरह के जो न्यूक्लियोसोम्स होते हैं वो मिलियंस में होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे न्यूक्लियोसोम चाहिए हमें डीएनए को रैप करने के लिए। पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल रिक्वायर्स एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन नॉन एज नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। और जो क्रोमेटिन होते हैं टिपिकल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं डार्क और लाइट स्टेन की फॉर्म में, या हम कह सकते हैं लूजली एंड टाइटली पैक्ड की फॉर्म में। जैसे ये क्रोमेटिन है, कहीं कहीं पे डार्क, कहीं पे लाइट, इस तरह से। तो जो लाइट एरिया है इट इज़ नोन एज यूक्रोमेटिन, और जो डार्क एरिया है इट इज़ नोन एज हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है। जो यूक्रोमेटिन होता है इट इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन एंड इट इज इनएक्टिव। इसके अलावा यूक्रोमेटिन जो होता है इसके अंदर लेस डीएनए होता है। जो क्रोमेटिन है वो एक तरीके से डीएनए है, तो जो यूक्रोमेटिन रीजन होगा क्रोमेटिन का वहाँ पर लेस डीएनए होगा, और हेट्रोक्रोमेटिन जो रीजन होगा वहाँ पर मोर डीएनए को रिप्रेजेंट करेगा। बट ये जो डीएनए होता है ये हिडन होता है, एक्सपोज्ड नहीं होता, और बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही कॉम्पैक्ट सा, ठीक है। और ये इतना कॉम्पैक्ट नहीं होता, ये इजीली एक्सपोज्ड हो जाता है। तो यहाँ इसके यही आगे हेल्प करता है ट्रांसक्रिप्शन में। प्रोकैरियोट्स के अंदर याद रखना जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है इट इज एब्सेंट। प्रोकैरियोट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ यूक्रोमेटिन होता है। यहाँ पर हमारा पैकेजिंग ऑफ डीएनए खत्म हो जाता है।